बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 1, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स, अहम सवाल जवाब। तो आइए हम इसको देख लेते हैं जी। इसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स ये दिए हुए हैं यहाँ पर। तो आइए, सबसे पहला सवाल है, हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम? वो अपने वक्त की पैमाइश कैसे करता था? अच्छा, एक चीज आपने क्वेश्चन जब आपने पढ़ना है तो उसका ख्याल रखना है कि जिस टेंस या किस फॉर्म के अंदर आपका क्वेश्चन हो, आपने आंसर उसी टेंस के अंदर देना होता है। यानी अगर ये पास्ट में है तो आपका आंसर पास्ट में होना चाहिए, अगर ये प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में आना चाहिए। तो इसी अकॉर्डिंगली हम इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डिड है, तो यहाँ पे मेजर है। डिड के बाद वैसे फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जब आप आंसर दोगे तो डिड तो आएगा नहीं उसके अंदर, क्योंकि ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें डिड हम यूज करते हैं। तो ये मेजर मेजर्ड में बदल जाएगा। तो यहां से आप आंसर देखिए कि वक्त की पैमाइश कैसे करता था। चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन मेजर्ड हिज टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ पास्ट। यानी एक पुराने समंदरी कप्तान की तरह चिप्स वक्त की पैमाइश माजी के इशारों से या माजी की यादों से करता था। यानी जैसे बूढ़ा समुद्री या पुराना कोई समुद्री कप्तान होता है, तो जैसे वो माजी की यादों में, जैसे उसने एक सफर किया हो तो वो देखता है कि अच्छा ऐसे था वैसे था, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह माजी की यादों से अपने वक्त का जो था वो गुजर बसर कर रहा था। ही स्पेंट हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड। उसने अपनी जिंदगी गुजारी या वो गुजारता है अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ द ब्रुकफील्ड। यानी जो ब्रुकफील्ड है, जो स्कूल है, उसकी घंटियों के मुताबिक। और वो घंटियां कौन सी हैं? साउंडिंग डिनर, खाने के वक्त, कॉल ओवर, हाजिरी के वक्त, प्रेप यानी तैयारी के वक्त, एंड लाइट्स आउट, और जब बत्तियां बुझा दी जाती हैं उस वक्त। तो ये चार ही घंटियां थी। इनके मुताबिक वो अपना उसने स्केड्यूल बनाया हुआ था, खाने के साथ, हाजिरी के साथ, प्रेप के साथ और लाइट्स आउट के साथ। उसके अकॉर्डिंगली उसके ख्यालात और वो सारी चीजें चलती थी। ब्रूकफील्ड वाज फार मोर देन द ग्रीनिच टाइम फॉर हिम। और जो ब्रूकफील्ड था वो उसके लिए ग्रीनिच टाइम, जो कि एक वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम है, उसके मुताबिक वो नहीं चलता था। वो उस ग्रीनिच टाइम से कहीं ज्यादा अहम था ब्रूकफील्ड उसके लिए। यानी वो चलता था ब्रूकफील्ड के मुताबिक, वो चलता था ब्रूकफील्ड जो स्कूल था उसकी घंटियों के मुताबिक, वो चलता था माजी की यादों के मुताबिक। तो कैसे वक्त की पैमाइश करता था? माजी की यादों से, ब्रूकफील्ड की घंटियों से और ब्रूकफील्ड स्कूल के मुताबिक अपनी लाइफ गुजारता था। तो वैसे वो वक्त की पैमाइश करता था। ना सिर्फ ये, बल्कि उसकी जो लैंड लेडी थी वो भी इसी के मुताबिक वक्त गुजारते थे। तो ये एक तरह की उसकी रूटीन थी या उसका स्केड्यूल। अब देखो, क्वेश्चन किसी तरीके से भी आ सकता है, मींस कि जी उसका क्या स्केड्यूल था मिस्टर चिप्स का जब वो मिसेस विकेट्स के यहाँ था, तब भी यही है कि ऐसी ऐसी अपनी जिंदगी जो था वो गुजारता था, या वक्त की पैमाइश कैसे करता था। तो आपने क्वेश्चन जब भी आना है तो उसको समझ लेना है, एक ही क्वेश्चन कई तरीकों से पूछा जा सकता है। तो आपने बस उसका आंसर देखो और उसके अकॉर्डिंगली जो जो चीजें बन सकती हैं वो आपने जहन में रख लेनी है, अकॉर्डिंगली आपने चले जाना। वैसे भी आपने पूरा नॉवल पढ़ा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे इसमें से पूरे नॉवेल्स में से बनाए जाए तो कुछ भी नहीं ना, तो 1500 2000 क्वेश्चन निकलेंगे इसमें से कम से कम, छोटे छोटे बाकी मिला के। लेकिन वो सारे तो अपनी करने, उससे बेहतर है कि बजाय हम उन चीजों को रट्टा लगाएं, हम क्या करें कि नॉवल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें सीक्वेंस वाइज, और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देख लें तो क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड चिप्स डू आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ ब्रूकफील्ड? यानी जब आखिरी घंटी कौन सी होती थी? लाइट्स आउट की। तो कहता था लाइट्स आउट यानी आखिरी घंटी के बाद वो क्या करता था? आफ्टर द लास्ट बेल चिप्स wound up the clock, एक काम, put the wire guard in front of the fire, दूसरा काम, turned out the gas, तीसरा काम, carried a detective novel to bed, चौथा काम। तो चार काम वो करता था आखिरी घंटी के बाद। घंटियां भी चार हैं, काम भी चार हैं उसके बाद के। wound up the clock यानी घड़ी को चाबी देना, put the wire guard in front of the fire यानी अंगीठी के सामने तार का जंगला रख देना, वो जहां पे हीटर वगैरह यानी वो अंगीठी होता है ना जहां पे सर्दियों में आग जो है वो तापी जाती है, तो वो उसके सामने जंगला रख देना। टर्न आउट द गैस बंद कर देना। कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल टू द बेड, और एक डिटेक्टिव नॉवल लेकर बेड पे चले जाना। ये चार काम थे जो वो करता था। अब इसके बाद अगर हम तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि व्हाट डिड डॉक्टर मैरेविल से अबाउट द हेल्थ ऑफ चिप्स, कि वो चिप्स की सेहत के बारे में क्या कहता था। तो कहता था डॉक्टर सेड दैट चिप्स वाज फिटर देन ही, कि जो चिप्स था वो उससे भी ज्यादा फिट था। ही एडेड दैट चिप्स हैड नो हॉरिबल डिजीज बट देयर वॉज ओनली एनोडोमिनाई, कि उसको कोई बीमारी नहीं थी लेकिन एनोडोमिनाई था, बुढ़ापा था। डॉक्टर कॉल्ड मिस्टर चिप्स अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय, डॉक्टर उसको एक गैर मामूली बूढ़ा लड़का कहता था।
एंड सेड, और वो कहता था दैट ही वुड रियली डाई अ नेचुरल डेथ, और जब इसकी मौत होगी तो ये कुदरती तौर पर होगी, किसी बीमारी से नहीं मरेगा, यानी मरना तो है, तो वो कहता था कि नेचुरली मरेगा, जब भी मरेगा किसी बीमारी से नहीं मरेगा। तो ये उसके बारे में अल्फाज थे। अच्छा, एक चीज ये है कि जब हम आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि हम उसके लिए बाज़ दफ़ा बहुत सिंपल अल्फाज से भी उसका आंसर लिख सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि मुश्किल अल्फाज ना यूज करो, सिंपल ही यूज करो, लेकिन कोशिश ये करो कि जो टेक्स्ट के अंदर अल्फाज आए हैं, जो वर्ड वहां यूज हुए हैं, एग्जैक्ट वो यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एनोडोमेनाई, तो ये टेक्स्ट में आया है, हम इसकी जगह ओल्ड एज भी लिख सकते हैं। तो हॉरिबल डिजीज है तो हम इसकी जगह इल का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाए तो हम ये कह सकते हैं कि चिप्स वॉज नॉट इल बट ओल्ड, या चिप्स वॉज इन एडवांसिंग एज बट नॉट इल, कि वो एडवांसिंग एज में तो था लेकिन इल नहीं था। ये सेंटेंस भी ठीक है, आसान भी हो जाएगा, लेकिन अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप टेक्स्ट के वर्ड को ऐड करते हो क्वेश्चंस के अंदर, जैसे कि एनोडोमेनाई, हॉरिबल डिजीज, तो इस तरीके से। यानी वो हम सिंपल बनाए तो यही बन जाएगा ना कि वो बूढ़ा था लेकिन बीमार नहीं था, तो सीधा बन जाएगा कि ही वॉज इन एडवांसिंग एज बट नॉट इल। इसकी पूरे की जगह वो लिखा जा सकता है। बाज बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि चीजों को अंडरस्टैंड कर लें, तो आप ये करें तो इंप्रेशन एक अच्छा पड़ता है। तो इसी तरीके से रिमार्केबल ओल्ड बॉय, ये सेम यानी नेचुरल डेथ और ये सारी चीजें टेक्स्ट से एक्सट्रैक्टेड है, ये एक अच्छी चीज होती है। तो बाकी आप देख लें, जहां पे आपको आसानी लगे उसके अकॉर्डिंगली आपने ले लेना इसको। चौथा सवाल है कि व्हाट डिड डॉक्टर मैरीवेल विस्पर टू द मिसेस विकेट अबाउट द चिप्स। डॉक्टर मैरीवेल जो था उसने मिसेस विकेट से क्या सरगोशी की थी, यानी चुपके से उसने जो बात की थी विस्पर, वो क्या था। When chips had cold, जब चिप्स को ठंड लग जाती थी, और या ईस्ट विंड रोड ओवर द फैनलैंड, या फिर मशरकी हवाएं फैनलैंड पर चलती थीं, तो द डॉक्टर विस्पर्ड मिसेस विकेट, तो डॉक्टर जो था वो सरगोशी करता था मिसेस विकेट से इन द लॉबी, एक लॉबी में यानी एक बरामदे में जाकर हल्की सी आवाज में उसको जाके कहता था, ताकि चिप्स इस बात को ना सुने, ताकि उसको कोई इस तरह का ना हो कि वो कोई बीमारी या इसमें है, तो कि वो रिलैक्स रहे। टू टेक केयर ऑफ मिस्टर चिप्स, उसे कहता था कि तुम जरा चिप्स की थोड़ी सी मजीद एहतियात करो। इट वॉज नीडेड, ये इसकी जरूरत थी, बिकॉज ड्यू टू द ओल्ड एज, बुढ़ापे की वजह से, हिज चेस्ट कुड पुट अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, क्योंकि बुढ़ापे की वजह से उसका जो छाती थी वो उसके दिल पर बोझ डाल सकती थी, तो जिससे उसको शायद थोड़ी सी तकलीफ होती। तो इसके लिए जो था ये बेहतर ये था कि जो चिप्स था उसकी एहतियात की जाए। सर्दियों में या जब मशरकी हवाएं चलती हैं तो थोड़ी सी एहतियात की जरूरत होती थी, तो ये उसने सरगोशी करता था जाकर उससे। तो ये लग गई समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, 12 सवाल टोटल है। व्हाट एडवाइस मिस्टर वेदरबी गेव टू द मिस्टर चिप्स, मिस्टर वेदरबी ने मिस्टर चिप्स को क्या एडवाइस की थी। तो मिस्टर वेदरबी जो था वो हेड था ब्रूकफील्ड का, तो इसके ऊपर आपको अगर ये सवाल आता है कि मिस्टर वेदरबी कौन था या मिस्टर वेदरबी किस तरह का इंसान था, उस पर भी यही आंसर सेम लिखा जा सकता है। तो कैरेक्टर्स पर तो कॉमनली क्वेश्चन आ ही सकते हैं कि कॉली कौन था, वेदरबी कौन था, नॉर्मली इस तरह के सवाल आते होते हैं। तो मिस्टर चिप्स जो था उसके बारे में कोई क्वेश्चन आ सकता है, मिसेस विकेट के बारे में आ सकता है। तो कैरेक्टर्स पर बहुत सारे सवाल इस तरह करके लिखे जाते हैं कि ये कौन था, वो कौन था, ये कौन था, डॉक्टर मैरीवेल कौन था, तो वो इसी तरह इनमें से ही निकलने हैं। तो जैसे अगर आता है मिस्टर वेदरबी कौन था या वो किस तरह का इंसान था, सेम यही आंसर है उसका। तो मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन आपने देख लेना है कि वो किसी भी अंदाज से पूछा जा सकता है, आंसर आपने याद कर लो, उसके अकॉर्डिंगली आप देख लो कि इसमें भी ये लिखा जा सकता है, इसमें भी ये लिखा जा सकता है। मिस्टर वेदरबी वॉज द हेड ऑफ द ब्रूकफील्ड, हेड ऑफ ब्रूकफील्ड, वो ब्रूकफील्ड का हेड था यानी हेड मास्टर था। ही वॉज वेरी फादरली एंड कर्टियस, वो बहुत ही बाप जैसा मेहरबान और इंतहाई यानी अच्छी अखलाक का मालिक था। He interviewed Mr. Chips at Brookfield, उसने ब्रूकफील्ड में मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू लिया था। He advised Mr. Chips, उसने मिस्टर चिप्स को ये नसीहत की थी to be strict from the start, कि वो शुरू से ही सख्त रहे, यानी डिसिप्लिन वाइज वो शुरू से ही सख्त रहे, किसी के साथ नरम लहजा इख्तियार मत करे। He also guided him not to allow anyone to play tricks with him, और उसने उसको ये भी गाइड किया, नसीहत की, उसे कहा कि किसी को भी अपने साथ कोई खेल खिलवाड़ मत करने देना, यानी किसी को भी अपने साथ कोई सी भी चाल वगैरह चलने मत देना। तो ये उसकी नसीहतें थी और ओवरऑल वो अच्छा इंसान था वेदरबी।
अच्छा, उसके बाद है व्हाई डिड चिप्स लीव मेलबरी पब्लिक स्कूल, उसने मेलबरी पब्लिक स्कूल क्यों छोड़ दिया था? मिस्टर चिप्स जॉइंड मेलबरी पब्लिक स्कूल इन द 1869 एट द एज ऑफ द 21 ईयर्स। उसने 21 साल की उम्र में 1869 में मेलबरी पब्लिक स्कूल को ज्वाइन किया था। अगर क्वेश्चन आया कि उसने कब ज्वाइन किया तो ये डेट हमें पता चल जाती है। ही और कितना अरसा पढ़ाया, आगे ये उसका आंसर भी आया कि ही टॉट देयर ओनली फॉर 1 ईयर, उसने सिर्फ एक ही साल पढ़ाया था। ही लेफ्ट द स्कूल, यानी उसने मेलबरी स्कूल या मेलबरी पब्लिक स्कूल को छोड़ दिया था बिकॉज ही वॉज वीक इन डिसिप्लिन, कि वो डिसिप्लिन में वीक था, कमजोर था। एंड स्टूडेंट्स रैगेड हिम अ गुड डील देयर, यानी जो स्टूडेंट थे वो उसको उसकी रैगिंग करते थे, स्टूडेंट्स को टीज करते थे, तंग करते थे, तो उसकी वजह से उसने वहां से छोड़ दिया था। स्टूडेंट्स रैग्ड हिम अ गुड डील देयर, कि वहां पर उसको तंग करते थे तो उसने वहां से छोड़ दिया था। तो क्यों छोड़ा? बच्चे तंग करते थे और वो डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं कर पाता था। और उसने कब ज्वाइन किया? तो 1869 के अंदर 21 साल की उम्र में, और तकरीबन एक ही साल उसने वहां पर पढ़ाया। ये समय लगी होगी। उसके बाद है 7वां सवाल, व्हाई एंड हाउ चिप्स पनिश कॉली। जो कॉली था उसको उसने क्यों और कैसे पनिश किया था? कॉली जो था ये उसका पहला शागिर्द था जिसको उसने सजा दी थी। कॉली वाज द फर्स्ट स्टूडेंट हु वाज पनिश्ड बाय मिस्टर चिप्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्लास, यानी मिस्टर चिप्स का पहला दिन था क्लास का। उसने उस दिन जो था उसने एक बच्चा था जिसका नाम कॉली था, वो पहला स्टूडेंट था जिसको उसने सजा दी थी, और वो सजा ऐसे नहीं दी थी, उसने शरारत की थी। तो he intentionally dropped the lid of desk, उसने जानबूझकर डेस्क की जो लिड थी, ढकना था, वो गिरा दिया था। किस लिए? टू टीज द न्यू मास्टर, कि जो नया मास्टर आया यानी मिस्टर चिप्स, उसको तंग किया जाए। शोर शराबा होगा तो इस तरह शुगल मजाक बन जाएगा, उसने तो इसलिए किया। मिस्टर चिप्स गॉट हिम रेड हैंडेड, उसने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। उसका था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, इतने बच्चे बैठे हैं, 500 बच्चे, तो मैं 5वीं रो में बैठा हुआ हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर। तो वो पकड़ा गया वहां से। तो मिस्टर चिप्स गॉट हिम रेड हैंडेड एंड आस्क्ड हिम टू राइट 100 लाइन्स एज पनिशमेंट। उसको उसने रंगे हाथों पकड़ा और उसे कहा कि तुम 100 लाइनें लिखोगे सजा के तौर पर। तो सजा क्या दी? 100 लाइनें। क्यों दी? क्योंकि उसने जानबूझकर एक शरारत कर दी थी, मिसचीफ कर दिया था। वो था कि उसने ढकना करा दिया था डेस्क का, लिड ऑफ द डेस्क। उसके बाद 8वां सवाल है, व्हाट जोक डिड चिप्स मेक विद द सेकंड कॉली। अब ये फर्स्ट कॉली कौन था जिसने वो लिड ऑफ द डेस्क वो किया था और उसको 100 लाइन्स मिली थी, और सेकंड कॉली कौन था? ये उस फर्स्ट कॉली का बेटा था। तो उसने उसे क्या कहा था? चिप्स सेड टू हिम। अच्छा ये देखो, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में, यहाँ कॉमा है, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास है, और यहाँ फुल स्टॉप अंदर है और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज हो रहा है। ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ आंसर है। तो आपकी मर्जी होती है, आप उसको डायरेक्ट स्पीच में लिखना चाहो, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना चाहो। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर आप होता है कि जिस पर्सन के ये अल्फाज होते हैं ना, आप मनवन वैसे ही बयान कर रहे होते हो। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो हम करते हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, ये बिल्कुल उसी तरह है। इसमें अगर आपने डायरेक्ट स्पीच लिखनी है तो डबल इन्वर्टेड कॉमास का ख्याल रखना है। अगर आप ये नहीं लगाओगे और आप यही लिख देते हो तो फिर गलती होगी। ठीक है, तो चिप्स सेड टू हिम, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, कॉली यहाँ कॉमा है, योर फादर वाज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड, जिसको मैंने सजा दी थी। तुम्हारा जो बाप था वो पहला लड़का था जिसको मैंने सजा दी थी। व्हेन आई केम हियर 25 years ago, जब मैं 25 साल यहाँ पहले आया था, he deserved it then and you deserve it now, वो इस सजा का उस वक्त मुस्तहिक था और तुम अब इसके मुस्तहिक हो। तो यहां तक समय लगी होगी, तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। What did Chips say to the third collie as joke? उसने तीसरा जो कॉली आया था यानी इस कॉली का बेटा, तो इसको उसने क्या जोक मारा या उसको क्या इसने मजाक किया था? चिप्स said that, ये आप इनडायरेक्ट स्पीच में ही है, चिप्स said that Collie was fine example of inherited traditions, यानी विरासत में मिली हुई रवायात का वो एक बेहतरीन मिसाल था। फाइन एग्जाम्पल, या आप इसको स्प्लेंडेड एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख सकते हो। फाइन की जगह आप वर्ड स्प्लेंडेड भी लिख सकते हो क्योंकि सेम वर्ड यूज हुआ है। कि he said that the Collie was the splendid example of the inherited traditions. He said that his grandfather was a stupid fellow, कि उसका जो दादा था वो एक stupid fellow था, who could never understand ablative absolute। ये ग्रामर का एक रूल है, जो वो पढ़ाता था तो उसको समझ नहीं आता था, तो वो कहता था कि वो कभी इसको समझ नहीं पाया क्योंकि इसको वो कभी ग्रेस्प नहीं कर पाया, अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। His father was not better either, और उसका बाप भी कुछ बेहतर नहीं था। And he was biggest fool of the lot, ये वो कह रहा है कि तुम, यानी कि ये वाला कॉली, he was the biggest fool of the lot, कि ये तो
उन सारों में सबसे ज्यादा बेवकूफ था, यानी उस पूरी लॉट के अंदर, उस पूरी फैमिली में, खानदान के अंदर सबसे बड़ा बेवकूफ ये था। ये वो मजाक करता था खैर उसके साथ। तो यानी दादा बाप बेटा ये था। और 10वां सवाल है कि वाई वॉज 1870 इजी टू रिमेंबर। 1870 जो है वो टेक्स्ट के मुताबिक वो कहता है कि इसको आसान है, तो क्यों आसान था चिप्स के लिए इसको याद रखना। वैसे तो उसको चिप्स को बहुत सारी बातें और याद थी, लेकिन 1870 के बारे में कहता है चलो ये तो उसको इसलिए याद रहेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ इवेंट्स हुए थे जिसमें वो कहता है कि इट वॉज ईजी टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वॉर, कि जो फ्रैंको प्रशियन वॉर हुई थी 1870 के अंदर, चलो ये इसकी वजह से उसको याद था। ना सिर्फ फ्रैंको प्रशियन वॉर, इन द सेम ईयर चिप्स ज्वाइन ब्रूकफील्ड, इसी साल उसने ब्रूकफील्ड भी ज्वाइन किया था। एंड इट वाज 1870, ये 1870 ही था, व्हेन द हेड ऑफ द ब्रूकफील्ड मिस्टर वेदरबी डाइड, जब 1870 ही था जब हेड ऑफ द ब्रूकफील्ड मिस्टर वेदरबी डाइड, मिस्टर वेदरबी की डेथ हुई 1870 में। चिप्स ने ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया 1870 में, फ्रैंको प्रशियन वॉर हुई 1870 में। तो ये तीन है, इसका इंटरव्यू भी 1870 में हुआ था, तो 1870 इस वजह से आसान है। और ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट ही है सारे के सारे, क्योंकि ये काट छांट करके लिखे गए हैं सारे। 11वां है डिस्क्राइब द डे व्हेन चिप्स केम फॉर इंटरव्यू। जब वो इंटरव्यू के दिन आया था तो उस दिन कैसा माहौल था वो आपने बयान करना है। तो वो कहते हैं इट वॉज अ सनी जुलाई, ये जुलाई का महीना था और काफी धूप थी, सनी जुलाई था। व्हेन ही केम फॉर इंटरव्यू, जब वो इंटरव्यू के लिए आया था, द एयर वाज फुल ऑफ द फ्रेग्रेंस, जो हवा थी वो खुशबुओं से मुअत्तर थी। इन द क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर ब्रूकफील्ड वाज प्लेइंग बर्नहर्स्ट, ब्रूकफील्ड बर्नहर्स्ट की टीम के साथ जो था वो खेल रहा था, या उनका क्रिकेट मैच हो रहा था दोनों टीमों का, ब्रूकफील्ड और बर्नहर्स्ट का। ये भी एक स्कूल है और ये भी एक स्कूल है, तो इन दोनों स्कूलों के दरमियान एक मैच हो रहा था क्रिकेट का। और चिप्स आल्सो रिमेंबर्ड, चिप्स को ये बात भी याद थी दैट वन ऑफ द बर्नहर्स्ट बॉयज, अ चबी लिटिल फेलो, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, कि एक जो छोटा सा गोल मटोल सा, एक चबी लिटिल फेलो यानी चबी यानी मोटा, गोल मटोल सा छोटा सा एक लड़का था, उसने बड़ी एक शानदार सेंचुरी भी बनाई थी, और ये बर्नहर्स्ट की टीम से था। तो ये है जी उस दिन का माहौल। तो यानी क्या माहौल था जब इंटरव्यू के लिए आया था? गर्मी थी और जुलाई का महीना था, लेकिन ये था कि खुशबू थी यानी फिजा के अंदर फूलों की, और उसके बाद एक मैच चल रहा था बर्नहर्स्ट और ब्रूकफील्ड का, और उसमें बर्नहर्स्ट के एक लड़के ने बड़ी एक शानदार सेंचुरी बनाई थी, ये बातें उसको याद थी। डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द बिग हॉल ऑन द मिस्टर चिप्स फर्स्ट डे एट द ब्रूकफील्ड। जब वो पहले दिन गया था तो उसका बिग हॉल का जो एटमॉस्फेयर था वो बता दीजिए। इट वाज सितंबर सनसेट, सितंबर सनसेट था। बिग हॉल वाज फुल ऑफ द 500 लस्टी बारबेरियंस, यानी जो बड़ा हॉल था वो 500 हट्टे कट्टे बदमाशों से भरा हुआ था। ये बदमाश उसने इसलिए कहा कि नहीं, बच्चे लफंगे किस्म के थे तो वो शोर शराबा करते थे, उसके लिए उसने लफ्ज बारबेरियंस यूज किया है। लस्टी बारबेरियन मोटे ताजे हट्टे कट्टे तगड़े किस्म के, और बारबे थे वो लफंगे किस्म के, तो उनसे वो भरा हुआ था। 500 बच्चा वहां बैठा हुआ है, और ये उस क्लास में जाता है जिसको उसने प्रेप कहा है। इनफैक्ट दे वर रेडी टू टीज मिस्टर चिप्स, वो बिल्कुल तैयार थे कि वो मिस्टर चिप्स को तंग करेंगे। टू टीज द न्यू मास्टर ऑन द फर्स्ट डे वाज अ ट्रेडिशन, यानी जो नया मास्टर आता था उसको तंग करना ये तो एक रवायत थी ब्रूकफील्ड स्कूल की। मिस्टर चिप्स न्यू, मिस्टर चिप्स की जानता था दैट ही वाज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि वो एक मुश्किल सिचुएशन, एक मुश्किल वक्त है उसके अंदर, मुश्किल में है, एक मुश्किल कड़ी से उसको गुजरना है। तो खैर एनी हाउ वो फिर गया, उसने थोड़ा सा स्काउल किया, वहां पर जाता है, गुस्सा दिखाता है तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन वो डिस्क की जो लिड होती है वो कॉली गिरा देता है, फिर उसको सजा देता है। ये इस तरह करके कहानी चलती है। तो ये हैं जी 12 सवाल। ओवरऑल आपको उम्मीद है ये समझ लग गए होंगे। बाकी को क्वेश्चन अगर आपका हो किसी हवाले से तो आपने कमेंट्स में लिख देना है किसी तरह का भी। तो इम्प्रूवमेंट के लिए आप जरूर सजेशन अपनी दीजिए, हम उसको थॉरली एक एक कमेंट्स को इंशाल्लाह रीड करते हैं और उसको हम जो है वो कंसर्न को फॉरवर्ड भी करते हैं ताकि उस पर मजीद जो है वो काम किया जा सके। तो बस अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसका आप करते हैं डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।